Yes, am I audible? Yes, very good evening. So today is the official day one of our ALC class session. आज की क्लास की शुरुआत होगी आप लोगों के इंट्रोडक्शन से. सो राइट नाउ मेरी स्क्रीन पे श्रेष्ठा, कनिष्का, शुभिका, विनीता, अर्जुन, जयवर्धन, and then Lalit, Sahil, Neena, Ravi, Abhishek, and still a lot more students joining. So students kindly अपने आपकी अपनी presence को hand out करा दीजिए. Then we'll start our class. Yes, start with Shrestha. Good evening Shrestha. Yes, बताएं. एक छोटा सा brief introduction अपने बारे में. No worries. My goodness, excellent, excellent, Shrestha, excellent. So now this, yes, continue, continue. Very good, excellent, excellent. So now this is your which trial like? अब ALC कैसे? Why ALC? Okay. Excellent, excellent. Total honesty. Excellent, Shrestha. And all good wishes for you, dear. All good wishes for you. Okay, so next, who's next? Yes. Yes, next, introduce yourself. Shubhika, Vinita, Neena, Kanishka, Jayavardhan. Guys, yes, so no one is interested to introduce themselves? Yes. Karuna? Fine. Fine, fine. This session will continue in every class now because I need to know that my students as well. Okay, so we are starting with our Maternity Benefit Act. आपको inform कर दिया जाए. This is the second act. पहला act जो हमने study किया था that was Trade Union Act. फाइन. हमने ट्रेड यूनियन एक्ट के प्रोविजंस को डिटेल में पढ़ा था, हमने उसकी हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ा था एंड लैंडमार्क जजमेंट्स को देखा था. ये सेकंड एक्ट है. इसके प्रायर आपको अगर आपने नहीं पढ़ा हो या नहीं देखा हो तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं. काइंडली गो थ्रू दैट एक्ट. अब हम इस एक्ट को शुरू करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं फिट एक्ट. तो यू नो, और जो नहीं जानते दे विल ऑल्सो कम टू नो कि आई आस्क क्वेश्चंस इन माय क्लास ना. मेरी क्लास मोनोलॉग नहीं होती है, डायलॉग होती है. So, first and foremost question that I'm going to throw is, what are maternity benefits? क्या होते हैं ये इतनी fancy term? Yes. Start responding, guys. Anyone, the platform is open. Yes, students. मोनोलॉग नहीं है ये. आपको आंसर करना पड़ेगा. चलिए. What are maternity benefits?
नो इश्यूज, नो वरीज। चलिए हम ही बता देते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट्स बेसिकली आर दोज बेनिफिट्स, ये वो बेनिफिट्स हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपेक्टेशन और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो वुमेन एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। अब मैटरनिटी बेनिफिट्स की रिक्वायरमेंट क्यों है और हम इस एक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कोई पर्पस बताने में इंटरेस्टेड है? या शुड आई बी द ओनली वॉलंटियर? यस श्रेष्ठा। Yes, someone is speaking. Yes, kindly state your name. Okay, Jayavardhan. Excellent. And और बताइए। ओके दिव्या। Great. Excellent. Excellent. Excellent, Divya. Great. Yes. Next volunteer after Divya. Yes. Yes, dear. Please state your name first. Okay. Great. Yeah. Very good, Shrestha. Very good. Excellent. Yes. After Shrestha. So we had Jayavardhan, we had Divya, we have Shrestha. Next. Yes. Any more volunteers? नहीं मतलब राम कहानी ही सुन के जाना है कि बस मैम बोल दो, आप पढ़ा दो, हम जाएं। चलिए ऐसा नहीं होगा, अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं तो भी नहीं होने वाला। अब चलिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के जो भी एक्सप्लेनेशन अभी तक आए थे, काफी एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन थे। देखिए
मैटरनिटी ना बेसिकली वुमेनहुड के लिए प्रेगनेंसी जो टाइम पीरियड है दैट्स अ ब्लेसिंग। बट अगर हम एक इकोनॉमी बेस पे आए और इसको इकोनॉमिक टर्म्स पे जज करें तो फॉर फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए ये हिंड्रेंस है। व्हाई? बिकॉज एट दैट टाइम उसके जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं दे आर नॉट प्रोडक्टिव। फाइन। तो अधिकतर विमेन एम्प्लॉयज को या तो नोटिस पीरियड दे दिया जाता था, ओके, या फिर टर्मिनेट कर दिया जाता था XYZ रीजन देके। रीजन कि उन्हें पता है कि वो अब उतना काम नहीं कर पाएंगे और भाई वेजेस या सैलरी तो देनी ही देनी है। तो अब ये जो ये सर्कल बन गया था ना टर्मिनेशन और एडमिशन का एम्प्लॉयमेंट में, दिस वाज बेसिकली डिमोटिवेटिंग वुमेन एम्प्लॉयज, ओके, बिकॉज समवेयर दे न्यू कि यार ये चीज हिंडर कर जाएगी। और आफ्टर देयर प्रेगनेंसी, आफ्टर एवरीथिंग इज सॉर्टेड, वापस से जॉब सर्च और वो जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना ना, दैट इज नॉट दैट इजी ना। वी ऑल नो टफ टाइम्स है, एम्प्लॉयमेंट इतना एक मेजर टॉपिक है डिस्कशन का, ओके। तो वो उस चीज के लिए वापस से स्टार्ट करना, दैट वाज अ बिगेस्ट क्योस। तो वुमेन डिमोटिवेट हो रही थी इन दी वर्किंग सेक्टर। अब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की जब हम इस पर्पस को समझते हैं तो बेसिकली हमें क्या समझ में आता है? फॉर द सेफगार्ड ऑफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट, ओके, राइट। अब इसके साथ साथ अगर हम इस एक्ट की हिस्ट्री पे जाते हैं तो प्री इंडिपेंडेंस इरा के टाइम पे ना देयर वाज अनदर एक्ट कॉल्ड बॉम्बे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1929, जो ब्रिटिश टाइम में ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इसके बाद लेटर बंगाल प्रोविंसेस में, मद्रास प्रोविंसेस में इस तरह के सिमिलर एक्ट आने लगे, ठीक है। ये प्राइमरी कहाँ अप्लाई हो रहे थे? फैक्ट्रीज में, ठीक है, ताकि वुमेन को आफ्टर चाइल्ड बर्थ एक फाइनेंशियल असिस्टेंस हम मुहैया करा सके। अब आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ ना, हमको एक नेशनल लॉ की रिक्वायरमेंट हुई, बिकॉज जो सिचुएशंस हम डिस्कस कर रहे हैं ना वो एक्चुअली काफी ना कंटिन्यूसली अकर हो रहे थे। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ जो बाद में एक्ट बना 1961 में, आपका एक्ट बन गया। अब अगर हम इसके प्रोविजंस की बात करें उससे पहले हम जरा इसके इन्फोर्समेंट एंड इनेक्टमेंट की बात कर लें। चलिए, यस, anyone ready to answer what is the enactment and enforcement date of this act? Yes, कहाँ है volunteers? क्या है ये enactment date? चलिए ठीक है, मान लेते हैं। यस, और enforcement? शायद, चलिए चेक कर लेते हैं। यस, अब ये इन्फोर्समेंट डेट हो गई आपकी, देन वी हैव इनैक्टमेंट डेट। चलिए, वेरी गुड, इन्फोर्समेंट एंड इनैक्टमेंट। अब कोई भी एक इन दोनों का मीनिंग बता दे, मैं हर एक्ट में पूछूंगी, आप लोग बोर हो जाएगा, मैं फिर भी पूछती रहूंगी। यस, ओके, वेरी गुड, यस, हम्म, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, फाइन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। चलिए, इसकी एप्लीकेबिलिटी अगर एक्ट की हम बात करें, यस, एनफोर्समेंट डेट वापस बताइएगा, आई हैव नोट डाउन हियर। यस, एनीवन, क्विक, व्हाट इज द एनफोर्समेंट डेट? अभी किसी ने बताई थी। यस, फाइन, सो दैट आप लोग देखते रहेंगे और याद होता रहेगा, ऐसे ही याद होगा। ग्रेट। सो 12 दिसंबर 1961 हमारी इनैक्टमेंट डेट है, 1 नवंबर 1963 हमारी एनफोर्समेंट डेट है। इसके साथ आपको तीसरी डेट याद रखनी पड़ेगी, दो डेट्स और, जो कि आपकी मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल की 2017 की जो डेट्स होंगी वो भी हम याद करेंगे, लेकिन जब हम अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट नाउ। चलिए, अब जरा बात करते हैं कि इट शैल कम ऑन टू फेस, जब भी आपकी जो गवर्नमेंट्स हैं ऑफिशियल गैजेट में निकाल देंगी, डेट्स हमारे पास आ गई हैं, होल ऑफ इंडिया में ये एक्सटेंशन है इसका। इन रिलेशन टू माइन एंड टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट वेयर इन पर्सन्स आर एम्प्लॉयड फॉर एग्जीबिशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन, एक्रोबेटिक एंड अदर परफॉर्मेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, इसका इन दोनों
प्रोविजंस का मतलब क्या है। अगर माइन एस्टेब्लिशमेंट है या फिर ये जो करतबबाजी या कलाबाजी जो होती है, अगर इन सारे एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो बॉडी होगी वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और इनके अलावा कोई एस्टेब्लिशमेंट है तो वो होगी स्टेट गवर्नमेंट। इस प्रोविजन को ध्यान रखें, क्लियर करके चलें, ये आपके प्रोबेबल क्वेश्चंस में आ जाते हैं। फाइन। 1 नवंबर 1963 ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब ये एक्ट अप्लाई कहां कहां होता है। सेक्शन 2 अगर आप इसका ध्यान से देखें तो इट अप्लाइज इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट बीइंग अ फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन belonging to government and to every establishment wherein persons are employed for the exhibition। ये सेम प्रोविजन है भाई। फैक्ट्री हो गया, माइन हो गया, आपके प्लांटेशंस हो गए, आपके ये जो करतबबाजी वाले जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हो गए। प्रोविजो क्या कहता है दैट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ after giving at least 2 months notice of his intention in the official gazette declare that all of the provision of this act shall apply to any other establishment, industrial, commercial, agriculture or otherwise। अब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने के बाद एटलीस्ट 2 महीने का नोटिस देंगी और उसके बाद वो ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर देंगी कि किसी और एस्टेब्लिशमेंट में भी वो चाहते हैं उसमें इसके प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है जिसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं, दैट इज डेफिनेशन पार्ट। और मैंने आपको लास्ट एक्ट में भी बताया था, ब्रीफ किया था कि डेफिनेशन क्लॉज इंडेक्सिंग ये फेवरेट पार्ट होता है क्वेश्चंस देने का, है ना, बिकॉज बहुत सारी होती हैं, हम कुछ ना कुछ तो मिस कर ही जाते हैं एंड दैट्स वेयर द कॉम्पिटिशन बेसिकली फिल्टर होता है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब यहां क्या होगा, कोई इंटरप्रिटेशन करने को रेडी है? यस, हमने कहा था कि भाई मोनोलॉग नहीं होगा। चलिए, दिव्या, श्रेष्ठा, जयवर्धन एंड ऑल अदर वॉलंटियर्स काइंडली। ठीक है। हम्म एक्सेलेंट। तो इन सारे जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं मेंशन्ड अबव, इन सब में आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और रेस्ट सारे एस्टेब्लिशमेंट में आपकी स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट पहले में और फिर स्टेट गवर्नमेंट। चाइल्ड यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो उन्होंने चाइल्ड का मीनिंग ना इंक्लूसिव दिया है। इंक्लूसिव यानी चाइल्ड क्या है हम ये नहीं बता रहे हैं आपको, चाइल्ड में क्या आ जाएगा हम ये बता रहे हैं। चाइल्ड इंक्लूड्स अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड। स्टिल बॉर्न चाइल्ड क्या होता है? रॉन्ग। बेसिकली न्यूबॉर्न को हिंदी में क्या कहते हैं? न्यूबॉर्न को हिंदी में क्या कहा जाता है? यस, राइट, नवजात। और इसी का ऑपोजिट स्टिल बॉर्न होता है मृत जात शिशु, यानी डिलीवरी के बाद वो जो है डेड पैदा हुआ है, यानी वो अभी डिलीवर हो चुका है बट डेड है, दैट इज स्टिल बॉर्न चाइल्ड। याद रखिएगा, वो अब वूम में नहीं है, वूम से बाहर है और अलाइव नहीं है। क्लियर? यस, यस एंड नोज। रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, क्लियर है कि नहीं है? ओके फाइन, ओके फाइन। 2C डिलीवरी का मतलब होता है बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। क्लियर? अब आ जाइए एक स्टार डेफिनेशन में, एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर का जो हम मतलब पढ़ेंगे तो 3 तरीके से पढ़ेंगे, इसको हम हटा देते हैं। अगर ऐसी कोई एस्टेब्लिशमेंट है जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर है, तो वहां पे वो व्यक्ति जो कि अथॉरिटी में है या जिसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, किस लिए? एम्प्लॉयज के कंट्रोल या सुपरविजन के लिए, या फिर किसी को भी अपॉइंट नहीं किया है तो वो जो एचओडी है ना वो माना जाएगा एम्प्लॉयर। पहली चीज। अब कोई एस्टेब्लिशमेंट जो कि लोकल अथॉरिटी के अंदर है तो वहां क्या होगा? वो व्यक्ति जिसको लोकल अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है सुपरविजन या कंट्रोल या ऑफ एम्प्लॉयज के लिए, और अगर
कोई भी नहीं अपॉइंट किया गया है, तो ये महाशय जिन्हें कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, इनको हम मान लेंगे एम्प्लॉयर लोकल अथॉरिटी का। अब किसी और केस में ये दोनों केसेस को हटा दीजिए आप, पर्सन जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है सारे अफेयर्स को, सारे एस्टेब्लिशमेंट को मैनेज करने का, वो आपका एम्प्लॉयर कहलाया जाएगा। अब इसके अलग अलग नाम है, इनके नाम क्या क्या हैं? ये मैनेजर भी हो सकते हैं, ये एमडी भी हो सकते हैं जिन्हें हम मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, ये मैनेजिंग एजेंट भी हो सकते हैं, या और कोई भी नाम, ऐसे व्यक्ति को हम एम्प्लॉयर कहेंगे। तो एम्प्लॉयर वापस से एक बार रिवाइज करा देते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल का एस्टैब्लिशमेंट है, वो व्यक्ति जिसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉइज के लिए, या फिर वो कोई अपॉइंट नहीं हुआ है तो एचओडी हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। लोकल अथॉरिटी वो व्यक्ति जिसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, अगर नहीं किया है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। थर्ड, अगर ये इनमें से कोई भी केस नहीं है तो वो व्यक्ति जो पूरा ही एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल या मैनेजमेंट को देखता है, जिसको आप मैनेजर, एमडी, मैनेजिंग एजेंट या अन्य किसी नाम से जानते होंगे, उसको भी हम एम्प्लॉयर कह सकते हैं। क्या एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्लियर है? ओके ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट आ जाइए। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या है? कोई फैक्ट्री, कोई माइन, कोई प्लांटेशन, कोई एस्टैब्लिशमेंट वेयर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड फॉर द एग्जीबिशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन, एक्रोबेटिक, कलाबाजी या अन्य किसी परफॉर्मेंसेस के लिए, या एस्टैब्लिशमेंट जिसके ऊपर to which the provisions of this act have been declared under 2 subsection 4 of section 2 to be applicable। आगे हम पढ़ेंगे ऐसी भी एस्टैब्लिशमेंट को हम क्या कहेंगे? बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन में लाएंगे। तो ये याद रखिए, ये लिस्ट आपके पास ना छप जानी चाहिए दिमाग में, सिंपल सी बात है, छप जानी चाहिए, कोई और ऑप्शन नहीं। फैक्ट्री जो कि 2M ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट में डिफाइड किया, उसी को हमने फैक्ट्री का, हमने अलग से आपको कोई डेफिनेशन नहीं दी है, हम नहीं दे रहे हैं आपको डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया है 2M फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को पढ़िए और वो आपको वही आपकी डेफिनेशन होगी। इंस्पेक्टर जो कि सेक्शन 14 में हमने अपॉइंट किया है, भाई अब सेक्शन 14 पढ़ेंगे तो हमें पता हो जाएगा हमने किसे अपॉइंट किया है। मैटरनिटी बेनिफिट्स मतलब वो पेमेंट जो कि 5 सबसेक्शन 1 में हमने रेफर किए हैं, वो सारे पेमेंट्स, वो सारे बेनिफिट्स और पर्क्स को हम मैटरनिटी बेनिफिट की डेफिनेशन में लेकर आएंगे। माइन जिसे हमने 2J ऑफ माइंस एक्ट 1952 में बताया है, कितना सिंपल डेफिनेशन है, मतलब आप 10 मिनट बैठिए और आपको याद होना चाहिए टिप्स पे। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या अंतर होता है? चलिए एक एक करके बताते जाइए। मिसकैरेज एंड एमटीपी। थोड़ा सा मिसकैरेज गड़बड़ हो गया, थोड़ा ज्यादा सा। हम्म हम्म हम्म, ठीक है। यस एंड, और आंसर्स चाहिए मुझे। यस, एनी मोर? हम्म, ओके फाइन, वेरी गुड, एक्सेलेंट। और अब बताते जाइए, फॉलो अप है। फ्री विल, अगर आप रिपीट भी कर देंगे आंसर तो कोई अपराध नहीं हो जाएगा। यस। अरे तो गलत जाते जा रहे हैं अपन। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन स्टिल यस। ओके, नेम प्लीज। ओके, अर्शिया, excellent answer, excellent answer. Other than Arshia, anyone? Yes, चलिए। हाँ, अच्छा लगता है जब आप लोग के आंसर्स आते हैं। बेसिकली मिसकैरेज इज वन जो कि आपका नेचुरल है, ओके।
मिसकैरेज व्हाट, जो कि अगर हम डेफिनेशन, पहले तो डेफिनेशन को छोड़ो, अभी जनरल टर्म्स में समझते हैं। एमटीपी इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये आप विलिंगली करवा रहे हो, क्यों? क्योंकि माइट भी कोई इशू है फीटस के साथ, कुछ एक्स वाई जेड कंडीशंस बन चुकी हैं जो कि इन टोटल मदर की हेल्थ को भी अफेक्ट करेंगी अगर आपने डिलीवरी या अगर आपने प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया तो वो हो जाता है क्या? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मिसकैरेज नेचुरली हो जाता है। अब इसकी जरा, ये तो हो गया जनरल अंडरस्टैंडिंग, अब जरा डेफिनेशन पे आ जाते हैं। मिसकैरेज मीन्स एक्सपल्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ प्रेग्नेंट यूट्रस एट एनी पीरियड प्रायर और ड्यूरिंग द 26th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट डज नॉट इंक्लूड एनी मिसकैरेज द कॉज ऑफ विच इज पनिशेबल अंडर आईपीसी। देखिए, आईपीसी के कौन से सेक्शन है जो मिसकैरेज को कवर करते हैं थे? हाँ, 316 बीच में आ गया, 312 कहाँ जाएगा? 313 कहाँ जाएगा? 314 कहाँ जाएगा? यस, एक्सेलेंट। 312 से लेके आपके अप्रोक्सीमेटली 318 तक के जो प्रोविजंस थे ना, दैट कवर्ड दैट कवर्ड ऑफेंसेस, जो है हमने मिसकैरेज, जिन्हें हमने ऑफेंस बनाया है। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन अगर मैं क्लियर कर दूं तो 26th वीक के ड्यूरेशन में या उससे पहले अगर कुछ कंडीशन, मतलब नेचुरल कंडीशंस के अंदर वॉट एवर द कंटेंट्स ऑफ यूट्रस, अगर वो एक्सपेल हो जाते हैं या रिलीज हो जाते हैं नेचुरली, ओके, समटाइम्स देयर कैन बी एक्स वाई जेड रीजंस, मेडिकल रीजंस हो सकते हैं, ओके, दिस इज ऑल हैपनिंग नेचुरली। यहाँ पे कोई भी हमने एक्सटर्नल सब्सटेंस नहीं दी है वुमेन को, ओके, कि विलिंगली टर्मिनेट हो जाए या विलिंगली वॉट एवर द कंटेंट्स आर वो एक्सपेल हो जाए, हमने कुछ भी ऐसा नहीं दिया, क्योंकि ऐसा कुछ भी करना आपको सीधा 312 से 317 और 318 के एम्बिट तक लेकर आएगा। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, नेचुरली ऐसा हो जाता है, इसको हम मिसकैरेज कहते हैं। एमटीपी के लिए भी हमारे पास एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट जो है हमारा, वो एमटीपी के लिए, उसमें पूरे प्रोविजंस और अमेंडमेंट्स हुए हैं एंड वो विलिंगली होता है, उसमें सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, वो सारी चीजें एंटरटेन की जाती हैं। तो इस डिफरेंस को जरा क्लियर रखिएगा। यहां तक बात क्लियर है? कहीं भी कंफ्यूजन है किसी को भी? यस, यस और नो, एक वर्ड बोलना है। Okay, thank you. Now, K, plantation means a plantation defined in 2F of the Plantation Labor Act. कितनी प्यारी सी डेफिनेशन है, खत्म। प्रिस्क्राइब्ड यानी प्रिस्क्राइब्ड रूल्स जो कि इस एक्ट के अंदर बताए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट, अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे, वैसे तो राज्य सरकारें हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी के केस में बात करेंगे तो उसका मतलब वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको हम काउंट कर रहे हैं। वेजेस, यस, आ जाइए। वेजेस का मतलब सारे रिम्यूनरेशंस जो कि वुमेन को दिए गए हैं या दिए जाएंगे, ठीक है। अगर पर्टिकुलर जो आपका एम्प्लॉयमेंट है या तो वो एक्सप्रेस टर्म्स में होंगे या एम्प्लॉइड टर्म्स में होंगे, लेकिन उसमें क्या क्या होगा ये हमारा कंसर्न है। उसमें अलाउंसेस होंगे जिसमें आपका डीए होता है, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस होगा, वो सब इंक्लूड होगा। इंसेंटिव बोनस होंगे आपके, जो ये राशन का सप्लाई होता है, जो किसका जो मनी वर्थ होता है, ठीक है ना, पैसे में जो वर्थ होता है वो आपका काउंट किया जाएगा। लेकिन क्या काउंट नहीं किया जाएगा वो है इंसेंटिव बोनस के अलावा जो कोई बोनस है उसे हम काउंट नहीं करेंगे। कोई भी ओवर टाइम अर्निंग्स हैं उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, कोई भी कंट्रीब्यूशन जो आपके पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड या फिर आपके जो ग्रेचुटी में किए जाते हैं, ओके, जब सर्विस टर्मिनेट करते हैं, वो सारी चीजें काउंट नहीं की होंगी। ग्रेचुटी क्या होती है जरा कोई बताएगा? ओके, ओके, ये इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिकली आपने जो लंबे अंतराल में काम किया है, एट द टाइम या तो आप रिजाइन कर रहे हैं, एट द टाइम या आपकी सर्विस एंड हो रही है या डिमाइस होता है, उस फंड को हम ग्रेचुटी फंड कहते हैं। क्या हम इसे ऐसा कह सकते हैं, हाँ या ना? यस, क्या हम इसे ऐसा कह सकते हैं? ओके, चलिए। Women means a woman employed whether directly or through an agency for the wages in any establishment.
ओके। अब ध्यान रखिए, फैक्ट्री डज नॉट इंक्लूड अ माइन सब्जेक्ट टू द ऑपरेशंस ऑफ माइंस एक्ट। ओके, या फिर रेलवे रनिंग शेड। Definition of miscarriage is similar to the definition given in 214B of the Employees State Insurance Act. ये जो नोट्स या एक्सप्लेनेशन है ना, जब आप पढ़ें बेयरक तो ये मत सोचिए ये उनके पास फ्री टाइम था तो उन्होंने छाप दिया है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैंने ट्रेड यूनियन एक्ट में आपसे कहा था कि अमेंडमेंट की इन्फोर्समेंट डेट भी इंपॉर्टेंट है विद इफेक्ट फ्रॉम जो रहता है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन अ बेयर प्रोविजन। क्लियर है मेरी बात? यस। चलिए अब जरा हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। ये मैटरनिटी बेनिफिट एप्लीकेबल किस पे होता है? पहली बात, ये अप्लाई करता है टू वुमेन। हम प्रोविजन पे भी आएंगे, डू नॉट वरी, हम बेयर एक्ट को नहीं छोड़ने वाले कहीं भी। ये आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर हम बेयर प्रोविजन के थ्रू जाएंगे ताकि आपको इसमें अमेंडेड चीजें भी दिख जाएं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या है, जो कि 10 जिस एस्टेब्लिशमेंट में 10 या मोर एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, बट वुमेन मस्ट हैव वर्कड फॉर एटलीस्ट 80 डेज इन द 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी। आपकी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी है उसके लास्ट 1 ईयर के 80 दिन में आपने काम किया हो उस एस्टेब्लिशमेंट में, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए। अब पहले आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, 12 हफ्ते की हमने मैटरनिटी लीव सैंक्शन की थी। 6 वीक्स पहले डिलीवरी के, 6 वीक्स बाद में डिलीवरी के। अब ये टाइम 2017 अमेंडमेंट के बाद 26 वीक्स का हो गया है, दैट इज 8 वीक्स एंड देन 18 वीक्स, राइट? ऐसा इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। नो मेडिकल बोनस एंड अदर बेनिफिट, जो भी मेडिकल बोनस है, अगर उनका एम्प्लॉयर जो है वो मेडिकल केयर नहीं देता है तो उस केस में वो वुमेन है वो मेडिकल बोनस के लिए एंटाइटल होती है, ठीक है। इस दौरान एम्प्लॉयर उनको डिसमिस नहीं कर सकते या उनकी सर्विस कंडीशन चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें जो 2070 अमेंडमेंट से हमको मिले हैं, तो एक तो क्रीश फैसिलिटी, जिसको हम इन लेंथ डिस्कस करेंगे। इसकी एक कमीशन भी बनी हुई है नेशनल क्रीश फैसिलिटी की, जिसमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं कि ये कैसे एप्लीकेबल होगी, ओके, इसमें फंक्शनिंग कैसी रहेगी। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम अभी आपको देखने को मिलेगा म्यूचुअल डिस्कशन से। बेसिकली अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एमिकेबल सेटअप है और वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है तो वो ये दे सकते हैं, नए अमेंडमेंट से आया है। और तीसरी चीज 26 वीक्स की पेड मैटरनिटी लीव, ठीक। अब अगर मैं मैटरनिटी बेनिफिट पे बात करती हूँ तो कोई मुझे इसके डिसएडवांटेजेस बता सकता है? बिल्कुल ऐसे अलग हटके बात कर रहे हैं अपन। यस। हम्म। हम्म, ठीक है। हम्म। ग्रेट। यस। ओके। एंड चलिए, वेरी गुड। एंड कैसे, जरा एक्सप्लेन कीजिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड यस, सब कुछ तो हैप्पी गो लकी नहीं हो सकता किसी एक्ट के साथ, कुछ ना कुछ बैकड्रॉप्स हो सकते हैं। चलिए एडवांटेजेस बता दीजिए। यस। या कुछ कोई। ओके, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। राइट। एंड ओके। हम्म।
फाइन और हम्म हम्म यस। अच्छा, हमने लास्ट क्लास अगर आपने देखी हो या प्रीवियस क्लासेस किसी ने देखी हो, हमने गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर्स को डिस्कस किया था, क्या उन पे एप्लीकेबल है? ओके, गिग वर्कर्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट। और यस, हम अभी नेगेटिव बैकड्रॉप्स की बात कर रहे हैं। यस यस यस, बताते जाइए। और कोई डिसएडवांटेज किसी को ध्यान में आ रहा हो? सी, एम्प्लॉय की नजर से सोचिए, बहुत सारे आ जाएंगे। हम्म। अच्छा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, नहीं मैं सुनती जा रही हूँ, बताते जाइए आप। सी, आई कैन बी सरकास्टिक समटाइम्स, डू नॉट वरी, आप कंटिन्यू करिए। हम्म हम्म ओके ओके ओके। राइट। यस। Okay, so two questions, few answered correctly, few got distracted. चलिए बात करते हैं पहले डिसएडवांटेजेस की, जो मेरा पहला सवाल था। एक पॉइंट आया इसमें, सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन। ओके, बिल्कुल सही बात है। एम्प्लॉयर अपने लिए लायबिलिटी नहीं लेकर आएगा, राइट? अभी हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, है ना? सो डू नॉट टेक इट अदरवाइज। कोई भी एम्प्लॉयर, जैसे अभी रिसेंट उन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया, व्हाई दिस क्वेश्चन, आपको क्या करना है कि भाई आई एम मैरिड, वेदर आई एम एक्सपेक्टिंग और वेदर आई एम प्लानिंग और नॉट, राइट? तो यहाँ पे व्हाट एम्प्लॉयर इज कैलकुलेटिंग, वो गलत लगा रहा है कि इतने टाइम पीरियड में ये काम करेंगी और इतने टाइम पीरियड में ये काम नहीं करेंगी, और फिर मुझे इतना इनको वेजेस, बोनस, इंसेंटिव और दुनिया जहां की चीजें देनी पड़ेगी। इससे हम दूसरी तरफ लेके चलते हैं, क्या ये मैंडेटरी है कि नहीं है? तो अभी किसी ने कहा नहीं, तो जरा जो नहीं थे वो जरा इसको थोड़ा सा रीड कर दें प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट, कष्ट देने के लिए आपको। पढ़िए जरा सेक्शन 4 क्लॉज 1। व्हाट डज इट मीन? सिंपल, जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। यस। हाँ। यस, राइट 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 राइट। देखो, यस एग्जैक्टली, आपको नहीं पता, ये थोड़ा सा मेरा कंसर्न नहीं है ना, राइट? कि लेजिस्लेचर ने तो बेचारे ने प्रयास किया है ना, इतना एफर्ट डाला, अब हम अवेयर नहीं है तो फिर ये वही आ जाती है कि मिस्टेक ऑफ लॉ क्रिएट कर रहे हैं हम, राइट? अब यहाँ पे बहुत सारी रीजंस आ जाते हैं, हम उसकी अगर इन डेप्थ पे जाते हैं तो फिर अब ऑब्वियसली बात है, ऑपरेशन भी है, वुमेन अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो मैम ये पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, उनको अभी राइट्स ही समझने में बहुत समय लगेगा, फिर क्या करें? तो ये सारी सोशल इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक्ट है ना, ये एक मैंडेट बना रहा है
ये एक मैंडेट बना रहा है, और ये इसके जो आप अगर जब लैंडमार्क जजमेंट्स देखेंगे ना, जितने स्टेप्स लिए गए हैं, जब आप उनको देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि नहीं यार, पीपल आर वेरी मच अवेयर। ओके, एंड पीपल स्पेसिफिकली वो लोग जो है ना, वो इस पे भी बात कर रहे हैं कि मैंने एक मैटरनिटी बेनिफिट लीव ले ली है 2 साल, मतलब बेसिकली, और उसके 2 साल के अंदर मैं सेकंड मैटरनिटी बेनिफिट लीव ले रही हूँ, और अगर एम्प्लॉयर मुझे उस पर डिनाई कर रहा है तो शी फाइल सूट, खत्म बात, वो केस फाइल कर रही है कि हाउ कैन यू डिनाई। पूरे एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि मैं 2 साल के अंदर ही ले सकती हूँ, या 4 साल बाद ले सकती हूँ, या 6 साल बाद ले सकती हूँ। अगर हम इसके प्रोविजंस पे जाएंगे तो ऐसा कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है एज ऑफ नाउ टिल डेट। तो एक सिचुएशन तो ये भी है, और दूसरी सिचुएशन है कि जहां इसका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है दुनिया में, ऐसा एक्ट है, ऐसा हमको पता ही नहीं है। फाइन, तो ये दोनों प्रोविजंस हैं। इसके साथ एक एम्प्लॉयर्स का आउटलुक आ जाता है, क्योंकि अगर उस एम्प्लॉयर को हमने 26 हफ्ते की छुट्टी दे दी है, ओके, अब 26 हफ्ते की छुट्टी के बाद उनका जो काम है वो बटेगा सब में, तो वो एक एक्सटर्नल वर्कलोड सारे एम्प्लॉयज के ऊपर आएगा। यस और नो, ये भी पॉइंट किसी ने उठाया था, वेरी गुड, एक्सलेंट पॉइंट है। तो ये सारे जो है ना, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर को डिस्करेज करते हैं टू हायर मैरिड वुमेन्स। ओके, तो वो मैरिटल स्टेटस पे प्रेशराइज करेंगे। अब बाकी पूछने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, नाक को सीधे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, तो वो तरीके उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के रहते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ये बैकड्रॉप क्रिएट करता है। चलिए, अब जब हम इसके प्रोविजन वाइज बात करें, मैंने आपको एक इन ब्रीफ इस एक्ट के बारे में बता दिया, 30 सेक्शंस का ये भी छोटू सा एक्ट है इस, बट एक्ट इंपॉर्टेंट बहुत है। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक तो इंडेक्सिंग के क्वेश्चंस आएंगे, क्रीश फैसिलिटी जो रिसेंट अमेंडमेंट है उसके क्वेश्चंस आएंगे, रिगार्डिंग रूल्स, वो भी हमको पढ़ने हैं। वो डायरेक्ट इस एक्ट में नहीं दिए हैं, बट जो नेशनल कमिटी बनी है क्रीश फैसिलिटी के लिए, उसने कुछ रूल्स बनाए हैं, उनका जनरल अंडरस्टैंडिंग हमको चाहिए, इन केस क्वेश्चन में आ जाता है। एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे हम विद डिफरेंट कंट्रीज कि भाई वहां पे क्या चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ बोला जा रहा है कि 100% पे करना है ना, जो भी सैलरी जो भी वेज है वो 100% देनी है, कहीं ये 50% भी है, कहीं ये 25% भी है, तो इसका भी एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो चलिए, पहला जो क्लॉज मैंने आपसे पढ़ने को कहा था वो ये कह रहा है कि कोई भी जो एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर की बात की जा रही है और यहाँ पे एम्प्लॉय की बात की जा रही है। जो एम्प्लॉयर है वो जानते हुए, ओके, कि वुमेन जो है वो उसकी डिलीवरी डेट या मिसकैरेज है, वॉट एवर द सिचुएशन इज, जानते हुए 6 महीने आफ्टर दिस आप उसे एम्प्लॉय नहीं कर सकते, है ना। मतलब बेसिकली जो रीइंस्टेट करना है ना, वापस लेना है, वो 6 वीक के अंदर नहीं कर सकते। नो वुमेन शैल वर्क इन एनी एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग द 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ डिलीवरी। आपकी डिलीवरी या आपके मिसकैरेज के बाद आप उसके 6 हफ्ते के अंदर तुरंत आप भी नहीं आ सकती। ये तो हमने एम्प्लॉयर पे रोक लगा दी कि भैया नहीं, आप नहीं करेंगे। इधर हमने आपसे भी कह दिया कि आप भी नहीं आ सकती, है ना, दोनों पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। नो प्रेग्नेंट वुमेन ऑन अ रिक्वेस्ट बीइंग मेड बाय हर इन दिस बिहाफ बी रिक्वायर्ड बाय हर एम्प्लॉयर टू डू ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4 एनी वर्क व्हिच इज ऑफ आर्डुअस नेचर। इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों लिख दिया इन्होंने इतना फैंसी इंग्लिश में? व्हाट डज आर्डुअस नेचर मीन? यस, आंसर्स। हम्म बेसिकली जितने भी लेबोरियस नेचर के काम है ना, मेहनत कश जो काम होते हैं, जिन्हें हम मेहनत कश काम कहते हैं, फिजिकल लेबर लगेगा उसमें, और उस तरह के जो कठिन काम है वो उस टाइम पीरियड पे नहीं करेंगी, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, अब रीजन क्या है उसका कि भाई या तो उन पे असर पड़ेगा, या क्योंकि वो अभी अपनी छुट्टी लेकर जाएंगे और अगर वो इस तरह के हैवी चीजें उठाती हैं या जो भी टास्क कंप्लीट करती हैं, वो उनकी और वो जो फीटस है उसकी हेल्थ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो इससे हमको बचाना है, इसलिए हमने इस प्रोविजन को यहां दिया है, ठीक है। द पीरियड रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 शैल बी। अब ये जो अभी हमने बात की ना, ये पीरियड, ये बेचारा छोटा सा वर्ड जो यहाँ लिखा है, इसका मतलब क्या है? तो आ जाइए, उन्होंने क्या कहा है, period referred to in subsection 3 shall be at the period of 1 month immediately preceding the period of 6 weeks before the date of our expected delivery। वो जो 6 हफ्ते वाला टाइम वो लेके जाने वाली है ना, उससे बेसिकली उससे 1 महीने, ठीक है, वो टाइम उसे हम ये पीरियड काउंट करेंगे ना। हर चीज को हमने क्लियर किया है भाई, ध्यान रखिए, इधर आइए। एनी पीरियड ड्यूरिंग द सेट पीरियड ऑफ 6 वीक्स फॉर विच द प्रेग्नेंट वुमेन डज नॉट अवेल ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस। भाई जिस टाइम के लिए उसको छुट्टी नहीं मिली है,
उसको मिलेगी, लेकिन वो टाइम भी शुरू नहीं हुआ। तो वो जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है वहां पे आपको उससे इस तरह के आर्डुअस नेचर, मेहनत कश, डिफिकल्ट, हार्ड काम, लेबोरियस वर्क नहीं करवाने हैं। यहां तक क्लियर है कहानी सेक्शन 4 तक? यस, डाउट क्वेरीज एंटरटेन की जाएंगी, बताइए। रिस्पॉन्स प्लीज स्टूडेंट्स। सेक्शन 4 तक सब कुछ क्लियर है? ओके ओके, मेरी बात एक बार में आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है क्या? नेटवर्क कंजंक्शन हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, चलिए। राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, अब सेक्शन 5 पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एवरी वुमेन शेल बी एंटाइटल्ड, शेल बी, जरा शेल और मे पे नजर रखिएगा सभी स्टूडेंट्स, shall be entitled to and her employer shall be liable for the payment of maternity benefit at the rate of the average daily wage for the period of her actual absence immediately preceding and including the day of her delivery and for the 6 weeks of immediately following that day। यहां पे कोई वॉलंटियरशिप लेना चाहेगा एक्सप्लेन करने के लिए? इंटरप्रिटेशन का टाइम शुरू हो चुका है, चलिए आ जाइए मैदान में। यस, रीड कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम ले लीजिए। और ओके, हम्म, क्या सर्टेन एक्ट्स, यस, क्या सर्टेन एक्ट्स परफॉर्म करने, ये तो बता दीजिए। हम्म, वेरी गुड। हम्म, हम्म, आसान भाषा में बिल्कुल एग्जैक्टली आप जो ये पेमेंट करोगे ना, मैटरनिटी बेनिफिट 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 हम एक कहते चले आ रहे हैं, ये किस रेट पे करोगे? ऐसे अपने मन से नहीं कि आज सो के उठे आज हम 50 रुपए ही के हिसाब से मैनेज कर देंगे, नहीं। उसको जो आप एवरेज डेली वेज देते आ रहे हैं उसके एब्सेंस पे भी आपको उसी रेट पे उसका पेमेंट करना है। अब ये जो वर्ड आया इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए भाई, ये कहाँ गया? यस, एवरेज डेली वेज। अब एवरेज डेली वेज का मतलब है women's wage payable to her for the days on which she has been worked during the period of 3 calendar months। उसके वो छुट्टी के समय से पहले, वो एब्सेंस के टाइम से पहले के जो 3 महीने वो लगातार काम कर रही थी ना, उस टाइम पे आप उसे जो पेमेंट दे रहे थे वो पेमेंट, सीधी बात। या फिर और 1 रुपया डे विच एवर इज हायर, वो समझ लीजिए आप। बेसिकली लास्ट 3 महीने से आपके छुट्टी से पहले आप जो उसको अमाउंट पे कर रहे थे ना, उसी रेट पे आपने उसके मैटरनिटी बेनिफिट देने हैं। तो यहां पे आप डिस्क्रिमिनेट मत कीजिएगा कि अरे वो तो आ नहीं रही है, चलो आधे से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, 25% से कैलकुलेट कर लेते हैं, 10% से कैलकुलेट करें। तो ऐसे नहीं होगा, मन मुताबिक काम नहीं होगा, विम्स एंड विशेस के हिसाब से हम नहीं चलेंगे। प्रोविजन ने समझा दिया है, आपको मन मुताबिक काम ना करें तो हमने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि उसी रेट पे भाई आप उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स देंगे। चलिए, no woman shall be entitled to maternity benefits unless she has actually worked in an establishment for the employer from whom she claims maternity benefit। अब ये 160 डेज पहले था, अब ये हो चुका है कितना? 80 डेज। फिर 12 मंथ्स प्रीसीडिंग जो टाइम जब वो उनकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी है। तो इस टाइम तक अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप आज ज्वाइन किया, 15 दिन बाद अरे सर आई एम एक्सपेक्टिंग अब मैटरनिटी बेनिफिट्स। तो ये इस तरह का काम नहीं करना है हमको, बेचारे एम्प्लॉयर का भी सोचना है ना, उसने भी रोटी पानी चलाना है। नाउ प्रोवाइडेड दैट द क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ 80 डेज एफर्ट शेल नॉट अप्लाई टू ए वुमेन। हाँ, जरा यहाँ पे देख लीजिए, ये जो 80 डेज का टाइम पीरियड की हम बात कर रहे थे, अगर कोई वुमेन हु हैज इमिग्रेटेड इनटू द स्टेट ऑफ असम, ओके, और बेसिकली आप बाहर से जो शरणार्थी आए हैं या इमिग्रेंट्स आए हैं असम में, और एट द टाइम जब वो आ रहे थे तब अगर आप प्रेग्नेंट थी तो आप पे ये कैलकुलेशन अप्लाई नहीं करेगा।
shall not apply to a woman who has immigrated into the state of Assam and was pregnant at the time of immigration. ठीक है, क्लियर? एक्सप्लेनेशन को, यस, एक्सप्लेनेशन कौन समझाएगा? थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है, हम यहाँ पढ़ने और सीखने के लिए ही बैठे हैं, तो काइंडली ट्राई. चलिए, I'll read it out for you guys. For the purpose of calculating under this subsection the days on which a woman has actually worked in the establishment, the days for which she has been laid off during the period of 12 months. अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार है. What is laid off? Immediately preceding the date of her expected delivery shall be taken into account. चलिए बताइए, समझाइए, प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. चलिए पहले से इसे आप ब्रीफ कर दीजिए, फिर हम लेड ऑफ पे बात करेंगे. यस स्टूडेंट्स, आई हैव रीड इट आउट, ट्राई तो करिए यार. हम्म हम्म अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, और कोई? यस, एनी एडिशनल एक्सप्लेनेशंस? यस यस, हाँ. अरे अरे अरे, कहाँ चले गए अपन, कहाँ चले गए, बताइए जरा. इधर आ गए हैं आप? हम्म हम्म. अरे 80 डेज है, लेकिन 80 डेज कैसे हैं? 80 डेज अभी इधर भूल जाइए, चलो पहले आपका ये वाला इधर को रोक दीजिए, होल्ड हॉल्ट कीजिए एक्सप्लेनेशन को, इधर आ जाइए. हमने 80 डेज की बात की, कहाँ की? आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी के लास्ट 1 ईयर में 80 दिन आप एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रही थी. 80 दिन आपने एस्टेब्लिशमेंट में काम किया है, उसके बाद आपका एक्सपेक्टेड डे ऑफ डिलीवरी. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं वो एक्सप्लेनेशन में, यहाँ वो ये कह रहे हैं कि हमने जो अभी बोला ना, जो एक्चुअली वर्क इन एस्टेब्लिशमेंट, वो कितना काम किया, तो उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, उसको कैलकुलेट करेंगे, अगर विमेन को लेड ऑफ किया गया है वो लास्ट 12 महीनों में, उसको मान लीजिए कुछ टाइम पीरियड के लिए टर्मिनेट कर दिया गया है, या जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं, छटनी कहते हैं ना, बीच में अभी बहुत सारे कोविड के टाइम पे हुआ था ना, प्राइवेट सेक्टर में बहुत होता है. यस, लेड ऑफ एंड फरलो, ये दो टर्म्स यूज की जाती हैं प्राइवेट सेक्टर में. तो जब ये लेड ऑफ का टाइम पीरियड में थी ना, उसको भी आप कंसिडरेशन में लेंगे. ठीक है, तो ये ध्यान रखिए. हमने ये सारी चीजें क्यों एक्सप्लेन की हैं, ताकि आप मन मुताबिक इंटरप्रिटेशन ना करें अपने हिसाब से. क्योंकि देखो, जब पैसा देने की, बोनसेस देने की और इंसेंटिव्स की बात आती है ना, जनरल बात है यार, ऑब्वियसली बात है, एम्प्लॉयर्स जो सोचते हैं कहां से हम कट सके ना, कहां से बच सके, तो वो प्रयास करते हैं पूरा, कि अरे ये इतने मंथ तो लेड ऑफ था, इतने मंथ ये था वगैरह था. नहीं करना भाई, हमने बता दिया, उस हिसाब से काम करिए आप. अब यहां तक क्लियर है? 80 डेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? 12 मंथ्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस, रिस्पॉन्स. हाँ, अगर 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 टर्म, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, नंबर्स में बात कर लेते हैं. 4 महीने है ना, वो लेड ऑफ पे थी. ठीक है, मान लीजिए 4 महीने वो छटनी पे थी, उसके बाद वापस से बुला लिया गया. ठीक है, अब 12 में से 4 महीने तो ये चले गए, अब 8 महीने बचे. अब 80 दिन तो काम करना ही करना है. लेकिन हम जब ये सब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो उस टाइम पीरियड में आपको ये भी देखना है कि ये 4 महीने भी जाएंगे, वो 12 महीने में काउंट होगा. वो 12 महीने में हम ये जो, हाँ, क्योंकि उन्हें बुला लिया गया दोबारा. अगर नहीं बुलाया होता तो टर्मिनेट तो काहे का मैटरनिटी बेनिफिट होता, टर्मिनेशन पे ही चले जाते ना अपन, जब नौकरी नहीं तो काहे की बेनिफिट, राइट? अब आपको बुला लिया गया, इसलिए हम कह रहे हैं, आपको बुलाया नहीं होता तो घर पे बैठे होते, आपको कुछ नहीं दे रहे होते. सिंपल सी बात है. क्लियर है?
चलिए ठीक, अब आ जाइए। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वुमेन शेल बी एंटाइटल टू मैटरनिटी बेनिफिट शेल बी 12 वीक्स। इसकी जगह क्या हो चुका है बता दीजिए जनता, ये फिलअप्स आप ही को करने हैं, बताइए। 12 हफ्ते तो अब नहीं है, अब कितने हफ्ते दिए जा रहे हैं? 26 का डिवीजन कीजिए, कब, कितने पहले कितने बाद में? 12 और 12 कितना होता है? जिन्होंने ये आंसर किया है, मैथ्स क्लास नहीं लेने वाली मैं तुम लोगों की, बता रही हूँ। 24 होता है, ऐसा ना करो यार, हम 26 की बात कर रहे हैं। अरे नहीं ऐसा मत करिए, 8 पहले। अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है। तुम लोगों ने मैथ्स में क्या स्कोर किया है मुझे ये बताओ, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? 18 और 8 कितना होता है बेटा? 26। 12 और 8 20 होता है, 12 और 12 24 होता है। मेरा भी कुछ खास अच्छा मैथ्स नहीं है, बट ऐसा है मेरा कि ऐसा मैं शान बजा लूंगी अपनी, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखें, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन अब फॉलो होगा। पहले हम 6 हफ्ते का कर रहे थे, अब हम वो नहीं कर रहे हैं, अब हम 8 हफ्ते और 18 हफ्ते का कर रहे हैं, ठीक है? प्रोवाइडेड दैट वेयर अ वुमन डाइज ड्यूर, अरे बहुत शानदार क्वेश्चन आ चुका है, चलिए सब तैयार हो जाइए, बहुत सवाल आने वाले हैं। Provided that the woman dies during the period, the maternity benefit shall be payable only for the days up to and including the day of her death. अब इसको तुम भूल जाइए, अब आते हैं अपन सवाल पे। ये बताइए, सभी से सवाल है एंड आई बिलीव कि सब कॉपरेट करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। क्या होगा पहला क्वेश्चन, अगर मैटरनिटी बेसिकली डिलीवरी के टाइम पे चाइल्ड सरवाइव करता है, विमेन की हो जाती है डेथ। अब मैटरनिटी बेनिफिट का मुझे स्टेटस बताओगे, नंबर बाय नंबर, सब आंसर चाहिए मुझे बस। हम्म, यस, वुमेन की डेथ हो चुकी है, चाइल्ड सरवाइव कर रहा है, बेनिफिट्स क्या होगा बताइए प्लीज। यार इतनी इतने अच्छे से पूछ रही हूं मैं, बताओ। किसको पेएबल होगा? मैम नहीं अब। हम्म, ओके, बेनिफिशियरी कौन होगा, कैसे पता चलेगा? इसका यहाँ तो सीपीसी सीपीसी किसने पढ़ी है यहाँ पे? यस, पढ़ी है, पढ़ी है। इस कि व्यक्ति को बताएंगे कौन है ये जनाब? अरे क्या बात है, नाम बताइए प्लीज, किसने आंसर किया ये? आशीष, एक्सेलेंट। ये बेचारा जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो सीपीसी की किताब तक नहीं है, इधर भी है। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी लेकर आइए और बताइए आंसर। हाँ बिल्कुल सही, मना करने किया भाई, गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। हम्म। चलिए देखिए, एक तो आ गया वुमेन की डेथ हो चुकी है, इनको हटा दो पिक्चर से, ये गई। अब बचे मैटरनिटी बेनिफिट्स। पहला क्वेश्चन, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? इसे आंसर करो फटाफट से। मिलेंगे, वेरी गुड, यस मिलेंगे, पहला आंसर तो आ गया हमारा, यस मिलेंगे। अब किसको मिलेंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यस। देखिए, वुमेन को ना जब फॉर्म भराया जाता है ना, अभी ये आगे आपको ऑल द प्रोविजन मिलेगा, मैं थोड़ा सा पहले सवाल पूछ लिया, कोई बात नहीं। वो उसमें मेंशन करती हैं सारी चीजें। जैसे जब अपन बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं ना, अकाउंट, तो उसमें अपन नॉमिनी के लिए भरते हैं कि भाई नॉमिनी कौन है, उसका एड्रेस क्या है, कि हमारे बाद ये खाते के पैसे किसके पास जाएंगे, बेचारा कौन जो है वो चिल करेगा। तो वैसे ही मेटर्निटी बेनिफिट का जब फॉर्म फिलिंग वगैरह कराया जाता है ना, तो उसमें या तो आप नॉमिनी कह लीजिए या एलआर कह लीजिए, वो उस व्यक्ति को दिए जाएंगे। अगर हाँ, एलआर कब आता है, यस ध्यान रखिए, ये ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, ये महाशय तब आएंगे जब उन्होंने किसी को भी नॉमिनेट, यस कोई भी नहीं हो, मतलब बेसिकली उन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया, तो एलआर के पास पैसा जाएगा, ठीक है? अब एलआर जो भी उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसके बाद अगर वो माइनर है तो फिर वो पूरी कहानी जाएगी माइनॉरिटी के हिसाब से, गार्जियन कौन होगा उसके पास जाएगा, ऐसा सीन चलेगा। दूसरी चीज, अब उन्होंने नॉमिनेट किया है वहां पे, तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। क्लियर? अब मेरा एक और सवाल, चलिए ये वाली लाइन हटा दीजिए, बहुत बढ़िया, क्या रिस्पॉन्स आया आप लोगों का। अब अगर
चाइल्ड की डेथ हो जाती है, इफ द चाइल्ड पासिस अवे, क्या मदर एलिजिबल है फॉर इट? यस, आर यू श्योर गाइस? थोड़ा सा सोच के कहिए। क्यों, रीजन बताइए। बच्चा नहीं है अभी एग्जिस्टेंस में, कैसे मिलेगा? मजा ही आ गया है, बोलते जाओ बोलते जाओ। हम्म। ये तो क्या, ये आशीष है क्या? यस, इज इट आशीष? यार एक्सेलेंट आशीष, मजा ही आ गया भाई। मैटरनिटी बेनिफिट ऐसा थोड़ा लिखा था कि हम बच्चे, भाई बच्चे के सर्वाइवल में बात थोड़ी ना कर रहे हैं हम। यहाँ पे एक और आंसर आया था, चाइल्ड मीन्स एंड स्टिल बॉर्न एज वेल। भाई वो 9 मंथ तो प्रेग्नेंट रही ना, ऐसा आपातकाल सिचुएशन तो बन नहीं गया था बेटा, बेसिक साइंस था कि वो प्रेगनेंसी तो रही, और इवन बच्चे की डेथ भी हो जाती है तो बॉडी हील अप होने का भी तो समय लगेगा ही लगेगा, है ना? तो बच्चा सरवाइव नहीं भी कर रहा है तो अभी वो बॉडी तो उतने सर्कल से गई है, उसको वापस से रिक्यूपरेट करने में उतना टाइम लगेगा ही, तो बेनिफिट उनको मिलेंगे ही। यस, तो बेनिफिट दिए जाएंगे। एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग गाइस, ब्रावो। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोविजो को। यहां तक क्लियर है ना अभी कहानी? कहीं कोई कंफ्यूजन, डिस्टर्बेंस? चलिए बहुत बढ़िया। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर अ वुमन हैविंग बीन डिलीवर्ड ऑफ अ चाइल्ड डाइज ड्यूरिंग हर डिलीवरी or during the period of 6 weeks immediately following the date of her delivery, leaving behind either in case the child, the employer shall be liable for the maternity benefit of the entire period of 6 weeks immediately following the day of her delivery. But if the child also dies during the set period, then for the days up to and including the day of the death of the child. इसको कोई समझाना चाहेगा? यस, कुछ तो खिचड़ी हुई है यहाँ पे, किसी ना किसी को समझ में आई होगी। चलो गाइस वॉलंटियर करो, गलत ही होगा। ऐसा फटाफट से हाँ आना चाहिए, हाँ मैम मैं समझा ही दूंगा सबको, या मैं समझा ही दूंगी। चलिए, यस, आ जाइए मैदान में गाइस, समझाओ, आगे नहीं बढ़ने वाली मैं। ओके मैम, पढ़ लीजिए सभी लोग पढ़ लीजिए। हम्म। 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 तो कब तक एलिजिबल, ये तो मुझे भी पता है एलिजिबल, ये तो सबको पता है, अभी सबने आंसर किया, लेकिन अरे क्या, अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, बहुत शानदार। सी इंटरप्रिटेशन ना इसलिए जरूरी होता है। सो वेन एवर वी रीड बेरेक्स या हम प्रोविजंस को समझते हैं, प्रोविजंस को ऐसे समझो कि उसके बाद सिर्फ इंडेक्स पढ़ने को रह जाए, कॉन्सेप्ट छप जाए हमारे दिमाग में। तो यहाँ उन्होंने 2 ग्लिचेस बना दिए हैं। अगर ड्यूरिंग पीरियड वुमेन की डेथ होती है तो मैटरनिटी बेनिफिट शेल बी पेबल ओनली फॉर द डेज अप टू एंड इंक्लूडिंग द डे ऑफ हर डेथ, तब तक ही आपको मैटरनिटी बेनिफिट हम पे करेंगे। लेकिन have after delivering a child dies during her delivery or during the period of 6 weeks immediately following the day of her delivery,
उस दौरान अगर वुमेन की डेथ होती है, ठीक है, चाइल्ड को वो छोड़ जाती हैं पीछे, तो वहां पे एम्प्लॉयर लायबल हो जाएगा मैटरनिटी बेनिफिट्स देने के लिए फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ 6 वीक्स। वो तो जाएंगे ही जाएंगे इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर डिलीवरी, ठीक है। और अगर चाइल्ड की भी डेथ हो जाती है तो कब तक दिया जाएगा? टिल द डेथ ऑफ द चाइल्ड, यानी डे जिस दिन चाइल्ड की डेथ हुई थी। क्लियर है बात? यस, चलिए, वेरी गुड। अब कंटिन्यूस ऑफ पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इन सर्टेन केसेस, 5A क्या कहना चाहता है देख लेते हैं जरा। Every woman entitled to the payment of maternity benefit under this act shall, notwithstanding the application of Employee State Insurance Act 1948 to the factory or other establishment in which she is employed, continue to be so entitled until she becomes qualified to claim maternity benefit under Section 50 of that Act. इसको ना इस टर्म से समझिए, आप लोगों से ही सवाल है, अगर एक विमेन कैंडिडेट है जो कि बहुत सारे एक्ट्स के अंदर ना मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट ESIC एक्ट है आपका, फैक्ट्रीज एक्ट है, बहुत सारे एक्ट्स हैं, तो अब वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को फॉलो करें या उन एक्ट्स को फॉलो करें, ये बताइए। चलिए, अरे और बताइए जरा, और आंसर चाहिए मुझे, बड़ा ग्रेव आंसर आ गया यार, ये तो ग्रे एरिया बन गया। यस, यस, बताइए। हम्म, 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 और देखिए, ये थोड़ा सा अपन इस प्रोविजन से हट के बात कर रहे हैं, मैं आपको हिंट दे दूं, आप लोग इसके साथ मत अकोमोडेट कीजिएगा। जहां पे ना, पहली बात तो यह है कि आप अगर यहां पे ले रहे हो तो फिर आप दूसरी जगह नहीं ले सकते, ठीक है ना। अब अगर आप मल्टीपल बेनिफिट्स के अंदर एप्लीकेबल हो ना, तो जहां पे ज्यादा मिल रहा है ना वेमेन को, ओ गॉड, हुज माइक इज ओपन बेसिकली, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया स्टूडेंट्स। यस ज्योति, काइंडली म्यूट। ओके, थैंक यू सो मच। यस, सो अब अगर वो मल्टीपल एक्ट्स के अंदर अवेलेबिलिटी है और जिसमें उन्हें ज्यादा बेनिफिट जिसमें एक्ट में मिल रहा है ना, तो आपको उसके थ्रू शी कैन गो, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर वो जाना चाह रही है, ये बेसिकली जजमेंट्स हैं जिन्होंने ये बेसिक जजमेंट लॉज जो हम कहते हैं ना, वो स्टैब्लिश किया है। तो यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट जब हम पढ़ेंगे ना, तो हम इन पॉइंट्स पे भी आएंगे डिस्कस करने के लिए कि तब सिचुएशन में क्या होगा। तो जनरल आपको मैं क्रक्स बता दूं जजमेंट का, कि जिसमें वो मोर बेनिफिशियल जिनको मिल रहा है ना, उसके लिए वो लायबल हो जाएंगे। मान लो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में बहुत ही कम बोनसेस मिल रहे हैं या कम बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो अदर जिसमें वो एप्लीकेबल है और एलिजिबल है उसके थ्रू वो जाएंगे। अब आ जाओ 5A पे। हाँ, तो 5A क्या कह रहा था? एवरी वुमेन एंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट अंडर दिस एक्ट, ठीक है ना, जो इस एक्ट के अंदर बेसिकली एंटाइटल्ड है मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए, ESIC को छोड़ के, टू द फैक्ट्री और अदर एस्टेब्लिशमेंट इन विच शी इज एम्प्लॉयड, कंटिन्यू बी टू सो एंटाइटल्ड अंटिल शी बिकम क्वालिफाइड टू क्लेम मैटरनिटी बेनिफिट अंडर सेक्शन 50 ऑफ दैट एक्ट। इस एक्ट के बेनिफिट्स वो तब तक ले सकती हैं, ठीक है, जब तक वो पर्टिकुलर किसी और एक्ट के, बेसिकली सेक्शन 50 वहां जो बात करता है, जब हम उन्हें पढ़ेंगे तो ये वापस से लाइन आएगी ही आएगी, जब तक वो उनके लिए एलिजिबल नहीं हो जाती ना, तब तक वो यहाँ ले सकती हैं मैटरनिटी बेनिफिट, क्योंकि वहां तो वो एलिजिबल ही नहीं है ना, क्वालिफाइड ही नहीं है क्लेम करने के लिए। तो अब वहां क्वालिफाइड नहीं है, यहाँ दोगे नहीं तो अगला जाएगा कहाँ, है ना। वेलफेयर कॉन्सेप्ट को भूलिएगा मत, ये सारे लेबर लॉज बेसिकली बने वेलफेयर के लिए हैं। तो हमने इसलिए आपको ये इतने रिलैक्सेशन और फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ देखने को मिल रही है ना, उसका रीजन ही ये है। वो ट्रेड यूनियंस में हमने 1 रुपए, 3 रुपए, 12 रुपए सब्सक्रिप्शन देखा था, इधर हम जो रिलैक्सिबिलिटी देख रहे हैं, अमेंडमेंट 2017 हमने देखा, पर्पस क्या है? वेलफेयर। तो जब वेलफेयर की बात होगी तो वहां पे हमने कह दिया कि भाई जब दूसरे एक्ट के लिए आप जब तक क्वालिफाइड नहीं है, तब तक इस एक्ट के आप बेनिफिट ले सकते हैं, एम्प्लॉयर आपको ब्लॉक नहीं कर सकता, बार नहीं कर सकता। मेरी बात क्लियर है? ओके। 5B, payments of maternity benefit in certain cases. Every woman who is employed in a factory or other establishment to which the provisions of ESIC 1948 apply, whose wages excluding remuneration for overtime work for a month exceed the amount specified in subclause B of clause A of 2 of that act, and who fulfills the conditions specified in subsection 2 of section 5, shall be entitled to the payment of maternity benefit under this act.
ये बेसिकली क्यों बताए हैं, क्या कोई मुझे रीजन बताएगा ये सारी कहानी के जो उन्होंने लिख दिया है? यस, रीजन बताना चाहेगा कोई मुझे? स्टूडेंट्स, रीजन, इसका रीजन होगा कुछ। मैं आंसर बता चुकी हूं पहले ही, लेकिन आप रिकॉल कर सकते हैं। मोरलेस, मोरलेस। और भाई आपको बता दें, जरा थोड़ा सा पीछे ले जाया जाए, आपको इसका आंसर दे दिया जाता है, कोई बात नहीं है, ऐसा सन्नाटा क्लास में करने की जरूरत नहीं थी उसके लिए। देखिए, यहाँ पे ना बेसिकली आपको बाकी एक्ट्स में भी मैटरनिटी बेनिफिट के प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो हम मल्टीपल बेनिफिट्स तो क्लेम नहीं कर सकते, राइट? तो इन द सेम टाइम ना, ऐसा नहीं इसका भी एक्ट का ले लिया उस एक्ट का भी बेनिफिट ले, सबका लिए एम्प्लॉयर पे भी हम दया करेंगे, मैंने आपसे कहा था। तो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हो गए, फैक्ट्रीज एक्ट हो गए, उनमें भी उन्होंने इन बेनिफिट्स को एंटरटेन किया है। तो अगर आप यहाँ ले रही हैं तो वहां नहीं लेंगी, लेकिन हमने कुछ कंटिन्यू कंडीशंस बता दी हैं आपको 5B के अंदर, जहां पे आप उन बेनिफिट्स को एंटरटेन कर सकती हैं। तो वो कंडीशंस क्या है? वो कंडीशंस ये है, इसलिए हमने इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया है। क्लियर है? यस। चलिए, नोटिस ऑफ क्लेम फॉर मैटरनिटी बेनिफिट एंड पेमेंट thereof. Any woman employed in an establishment and entitled to maternity benefit under the provision of this act may give notice in writing. अब आ जाओ जरा लिखा पढ़ी की बात करते हैं। राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा इन द फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है? यस, आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिस्क्राइब? डेफिनेशन का आंसर चाहिए मुझे, ऐसे मन से मत दीजिएगा। बेसिकली रूल्स ऑफ दिस एक्ट ने जो प्रिस्क्राइब किया, एक्सेलेंट, यस, to her employer stating that her maternity benefit and any other amount to which she may be entitled. बेसिकली आपको अगर मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम करना है तो आपको एक नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में, जैसे कि इनके रूल्स के हिसाब से बताया गया है। किसको देंगे? अपने एम्प्लॉयर को देंगे। उसको बताएंगे कि आप जो जो बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड है ना, वो आपको चाहिए, ठीक है? और वो आपको मे बी पेड टू हर और टू सच पर्सन शी मे नॉमिनेट इन द नोटिस। ये आ गया आपका आंसर। उस नोटिस में ही, या तो वो फॉर्म या नोटिस, वो जो भी अब डिपार्टमेंट्स की वो रहती है ना, फंक्शनैलिटीज रहती हैं, उनके फॉर्मेलिटी में जो भी होगा ना, उसके थ्रू आप वहां बताओगे कि भाई या तो मुझे या फिर XYZ पर्सन को, ओके, उसको आपको ये पेमेंट देना है, एंड दैट शी विल नॉट वर्क इन एन एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग द पीरियड फॉर शी रिसीव्स मैटरनिटी बेनिफिट। अब ये मत करिएगा, समझिएगा जरा, बहुत सी देखो ना, चीजें बनती हैं, उसका एक नेगेटिव प्रोफार्मा पहले बन जाता है। अब विमेन ने क्या किया ना, ऐसा यहां से मैटरनिटी बेनिफिट लिए, ए वाले कंपनी से मैटरनिटी बेनिफिट लिए, और उस टाइम पीरियड में, कितना टाइम पीरियड? 26 हफ्ते चले गए बी वाले एस्टेब्लिशमेंट में काम करने। उन्होंने कहा अरे 6-7 हफ्ते तो भी और मैं काम कर ही लूं। इधर से आप बेनिफिट ले रहे हो, उधर आप काम कर रहे हो, यार ये तो गलत बात है यार। तो हमने क्या कह दिया सेक्शन 6 में कि आप जिस टाइम के मैटरनिटी बेनिफिट ले रहे हैं, आप किसी और एस्टेब्लिशमेंट में उस दौरान काम नहीं करोगे। ये आप एक डिक्लेरेशन दे रहे हो अपने नोटिस में ही। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके। अब इन द केस ऑफ वुमेन हु इज प्रेग्नेंट, अब जो महिला हमारी प्रेग्नेंट हैं, वो ये डेट भी अपने नोटिस में डालेंगी, कब से कब तक वो काम में नहीं आएंगी। बेसिकली आपका जो लीव का ड्यूरेशन है वो, और प्लस एक्सपेक्टेड डे ऑफ हर डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डे इसलिए क्योंकि चीजें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बहुत सारी चीजें प्लस माइनस होती हैं, इसलिए आपको एक डिलीवरी डेट अपनी जो एक्सपेक्टेड है वो डालेंगी, और टोटल टाइम पीरियड जिसमें आप काम पे नहीं आएंगी वो भी अपने नोटिस में मेंशन करेंगी। Any woman who has not given the notice when she was pregnant may give such notice as soon as possible after the delivery. मान लीजिए नहीं दे पाए पहले, तो हमने वेलफेयर बताया ना आपको, इसलिए हमने कहा कि भाई नहीं, कोई बात नहीं हुई, आप नहीं दे पाई पहले, तो आप डिलीवरी के बाद पहुंचा दीजिएगा नोटिस। On receipt of the notice, the employer shall permit such woman to absent herself from the establishment until the expiry of 6 weeks after day of her delivery. Basically, आपका जो जब नोटिस मिल जाएगा एम्प्लॉयर को, उसको पढ़ लेंगे, जांच पड़ताल कर लेंगे, तब वो आपको परमिट कर देंगे कि अब आप छुट्टी पे जाइए, मैं पेमेंट करूंगा।
The amount of maternity benefit for the period preceding the date of her expected delivery shall be paid in advance. Yes, अरे employer की जो 12 बजाई गई है, कोई बात नहीं. Shall be paid in advance by the employer to the women on the production of such proof as may be prescribed that the woman is pregnant, and the amount of due for the subsequent period shall be paid by the employer to the women within 48 hours of production of such proof as may be prescribed that woman has been delivered of a child. इसको जरा समझा दीजिए कोई, प्लीज वॉलंटियर्स स्टूडेंट्स आ जाइए सामने. अरे बड़ा सिंपल है यार. यस, 5 वेट कर रहा है एक्सप्लेनेशन का, पढ़ लीजिए एक बार. यस. हम्म. यस, आप दे सकते हैं, बिकॉज एलआर तो देगा ही देगा, उसको तो क्लेम करना है ना. हमने क्या कहा था, यहाँ पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? वेलफेयर. अब यही को अगर मैं कॉम्प्लेक्स कर दूं, आप मना कर दीजिए नोटिस देने के लिए, बेनिफिट ही नहीं मिलेंगे उसको. और ये केस जो आप कह रहे हो ना, ये होता है ना, बहुत से चांसेस में ऐसा होता है, नोटिस नहीं पहुंच पाया, यहाँ विमेन की डेथ हो गई, अब बेनिफिट्स के लिए चक्कर काट रहे हैं लाल. अब हर कोई इतना फाइनेंशियली साउंड नहीं होता, उनके लिए वो बेनिफिट्स ही बहुत बड़ी चीज हो जाते हैं. तो ऑब्वियसली वो उनका राइट है, वो क्लेम करेंगे, तो वहां हो सकता है, बिल्कुल एप्लीकेबल है. यस. डाउट पूछा, इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ेगा आशीष. ओके ओके, कर लीजिए. यस, सबने रीड कर लिया यार, 4 लाइनें थी, कितना समय लगेगा पढ़ने में इसको? पढ़ लिया है तो बताइए, धीरे से बोला गया है, पढ़ लिया है. हम्म. हम्म. क्यों भाई, क्यों देंगे हम एडवांस पेमेंट? नहीं देना हमको, एक तो पेमेंट ले रहे हो बिना. अरे क्या बात है, आई वॉज वेटिंग. वेरी गुड, एग्जैक्टली. भाई ऑब्वियसली बात है, देखिए कि एडवांस पेमेंट की बात क्यों गई है, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशंस में वही है, फाइनेंशियल कंडीशन साउंड नहीं है, जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उनको भी टेक केयर करना ही करना है, इसलिए जो एडवांस पेमेंट का क्लॉज हमने डाला है. वेरी गुड, एक्सेलेंट. शेल लिखा है, तो आप जो है मन मुताबिक काम नहीं करेंगे ना, जैसे हमने कहा नहीं देना हमको जाइए, तो वो नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा. द फेलियर टू गिव नोटिस अंडर दिस सेक्शन शेल नॉट डिसेंटाइटल अ वुमन. आशीष, आपके लिए ही डाल दिया उन्होंने क्लॉज. भाई अगर आपने नोटिस नहीं दिया है, शेल नॉट डिसेंटाइटल अ वुमन टू मैटरनिटी बेनिफिट्स और एनी अदर अमाउंट अंडर दिस एक्ट इफ शी इज अदरवाइज एंटाइटल टू सच बेनिफिट. आप अगर बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल हैं, 80 दिन 12 महीने वाला कॉन्सेप्ट डन है आपका, ठीक है, तो अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो आप डिसेंटाइटल नहीं होंगे, पहली चीज. और अमाउंट एंड इन एनी सच केस एन इंस्पेक्टर में आइदर ऑफ हिज ओन मोशन और एन एप्लीकेशन मेड टू हिम बाय द women order the payment of such benefit or amount within such period as may be specified in the order. अब अगर वो नहीं दे रहे हैं, कहेंगे कि आपने नोटिस नहीं दिया था, हम तो पेमेंट नहीं करेंगे आपको, तो वहां पे आप बेसिकली कंप्लेन करते हो इंस्पेक्टर को, जिसको हम आगे प्रोविजन में पढ़ेंगे. उन महाशय को आप कंप्लेन करेंगे और ये बताएंगे कि भाई हमारा ऐसा ऐसा पेमेंट नहीं दिया गया है. इंस्पेक्टर आप जो भी ऑर्डर पास करते हैं और उसमें जो भी डेट होती है ना, उस डेट से आपको जो है वो पेमेंट मिल जाएगा. क्लियर है मेरी बात? हम्म. नहीं 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 नहीं, प्रोसीडिंग द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी, 6 हफ्ते पहले वाला जो एडवांस पेमेंट है उसकी बात की गई है. आप मिस कर गए थोड़ा सा, इधर 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 इधर. ये पे किया जाएगा एडवांस में, है ना. वो पूरा 26 हफ्ते का पेमेंट क्यों ले रहे हो अभी यार? एम्प्लॉयर पे भी दया करो थोड़ा, ऐसा भी मत करो एक्ट के साथ. यस. हाँ, यस यस, 8 वीक्स, मिस प्रोनाउंस हो गया मुझसे. 8 वीक्स का जो नए अमेंडमेंट के हिसाब से जो 8 हफ्ते का पेमेंट है वो आप एडवांस में दोगे, बाकी फिर आप चलने दो. ठीक है, क्लियर है? यस. चलिए, ये हमने कर लिया था 7th.
पेमेंट और मैटरनिटी बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ विमेन, चलिए देख लेते हैं। प्रोविजन आ चुका है। इफ अ विमेन एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट और एनी अदर अमाउंट अंडर दिस एक्ट dies before receiving such maternity benefit or amount, or where the employer is liable for maternity benefit under the second proviso 5 subsection 3, the employer shall pay such benefit or amount to the person nominated by the women in the notice given under section 6, and in case there is no such nominee to her LR। वो जो कहानी हमने अभी इतनी पढ़ी थी ना, उसका वेयर प्रोविजन मिल गया आपको। तो भाई नॉमिनेट 6 में अगर आपने कर दिया है सेक्शन 6 में, उसको दे देंगे। आपने नहीं किया है तो आपका एलआर तो होगा ही होगा, उसको दे देंगे। चलो एक एलआर से एक क्वेश्चन याद आया यार, पूछ ही लेते हैं, सब समझदार है स्टूडेंट्स यहाँ पे बच्चे। रिप्रेजेंटेटिव और एलआर में क्या अंतर होता है? अपनी सूझबूझ के हिसाब से बता दीजिएगा, मैं कुछ सीपीसी के प्रोविजंस नहीं पूछ रही हूँ आपसे, ये सीपीसी की क्लास नहीं। अच्छा, अरे एक्सेलेंट। और किसी को इसमें संपुट लगाना है? यस। तो ऐसा आंसर नहीं करने का मन नहीं है क्या, मतलब कि नहीं करेंगे आंसर, आप कहते हो जो कहना है? बिल्कुल सही बात है। एलआर तब सिनेरियो में आता है ना जब डिमाइस हो जाता है या डेथ हो जाता है या सामने वाला डिसीज हो जाता है। रिप्रेजेंटेटिव तो कोई भी हो सकता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आई, कोई और आ गया। रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव तभी आता है जब आप आ नहीं सकते वापस। क्लियर है मेरी बात? यस। अब सेक्शन 7 तक जितनी भी दुख तकलीफ और परेशानियां हैं आप वो कह सकते हैं। यस। यस स्टूडेंट्स, सेक्शन 7 तक ये रिकॉर्डिंग, आई गेस आज की रिकॉर्डिंग जो है, आज लास्ट रिकॉर्डिंग है जो अपलोड हो जाएगी। कल से रिकॉर्डिंग्स अपलोड नहीं होंगी, बेसिकली कल से जो क्लासेस होंगी वो रजिस्टर्ड ग्रुप्स पे जाएंगी। तो यस, आज की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे जहां पे आपकी अपलोड हो रही हैं। यस यस, ओके। तो प्रोविजंस की कोई क्वेरी? श्रेष्ठा, ज्योति, आशीष, शशिकांत, दिव्या, अन्वेश। यस, ओके। अब यस, यहां से आगे जो प्रोविजंस होंगे, अब यहाँ पे आएंगे चेंजेस। मैं आपको पहले से ही बता दूं, थोड़े से आपको नोटिफिकेशंस भी दे दूं मैं, दैट क्लास के टाइमिंग, न्यू टाइमिंग शफल किए गए हैं बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सिनेरियोस। तो 5 to 6:30 हमारी क्लास रहेगी। ओके, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। दूसरी चीज, आज के रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल रहेंगे। कल से जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, नोट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स, वो सारे रजिस्टर्ड ग्रुप्स पे जाएंगे। सो यू गाइस कैन थिंक ऑन, जिन्होंने बेसिकली अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं उनके लिए ये डिक्लेरेशन है। कल से हम जो अमेंडमेंट्स में क्रीश फैसिलिटी कमीशंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, क्रीश फैसिलिटी के रूल्स डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप नियम जानते हैं कि सेक्शन 7 तक मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ या फिर मैं एमसीक्यू भी लेकर आ सकती हूँ, दैट्स टोटली माय विश। तो ये ध्यान रखिए कि सेक्शन 7 तक रिवाइज करके अपडेट होकर क्लास में आइए। रीजन है, अभी जितना पढ़ लोगे नोटिफिकेशन के बाद उतना ही दिमाग और सब कुछ हल्का रहेगा आपका, क्योंकि तब तक आपका रिवीजन फेज शुरू हो जाएगा। उस टाइम पे किताबें और बेयर प्रोविजन और लैंडमार्क जजमेंट्स उठाओगे तो सिर्फ और सिर्फ चक्कर आएंगे, समझ में नहीं आएगा, है ना? तो ये ध्यान रखिए, मेरी क्लास का ये रूल रहता है कि आपको अगली क्लास में पढ़कर आना है। मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, आंसर्स मुझे चाहिए ही चाहिए, तभी क्लास आगे बढ़ेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई समस्या, दुख तकलीफ क्लास के रिगार्डिंग, ऐसा अपने अपने दुख दर्द अपन नहीं यहाँ पे साझा कर रहे हैं ना, बहुत सारे हैं, राइट? तो यहां तक मैं समझूं कि आप सबको सब कुछ क्लियर है सेक्शन 7 तक? यस, ठीक। तो फिर हम कल मिलते हैं सेक्शन 8 क्रीश फैसिलिटीज एंड कमिटीज के साथ और कुछ Q&A सेशन के साथ। फाइन, सो वी आर लॉगिंग ऑफ नाउ। थैंक यू डियर।